हेलो। तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन और लाजवाब होंगे। दोस्तों आज डे 10 है बीटीएससी जेई का, जो कि आप लोग कंटिन्यूअस सारा वीडियो को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह लगातार लास्ट तक टिके रहें। कुछ भाइयों को मैं कमेंट भी था कि कंटिन्यू रखिएगा एग्ज़ाम तक। तब मैं आप लोग से जो कमिटमेंट किया था कि मैं कंटिन्यू रहूँगा ज़रूर, बट आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए, ज़रूरी है। सिर्फ मेरा कंटिन्यू रहने से नहीं होगा ना, क्योंकि देखिए मैं तो कंटिन्यू रहूँगा, आप लोग वीडियो देखेंगे नहीं, प्लस आप लोग कोई क्वेश्चन को आप लोग राइज नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, चाहिए कुछ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग ना फिर हमको काम करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग भी रेडी रहें। सारे जितने भी सेट जा रहे हैं, जो आप लोग का टाइमिंग है, उस टाइमिंग में उस सेट को आप लोग जरूर उसी टाइम देख लें। ठीक है, उसी टाइम देख लीजिएगा, तो क्या हुआ, क्या फिर बाद में बर्डन अब बोझ नहीं पड़ेगा कि अरे एक सेट देखे नहीं है, पीछे दो तीन सेट पड़ा हुआ है, वो सब भी नहीं देखे हुए हैं। तो इस टाइप से नहीं करना है। पर डे का जो रेगुलर, जो जैसे मेरा जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग पे आपको वीडियो प्रोवाइड करना है। तो मैं तो आपको वीडियो प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, साथ ही साथ आपको भी उसी टाइम पे, या जो आपका टाइमिंग जो सुटेबल लगे, जो आप टाइमिंग को फिक्स किए हैं, उस टाइम उस वीडियो को देख के कंप्लीट कर दें। ठीक है, ताकि कल का वो बर्डन और बोझ ना बढ़े। ठीक है, तो चलिए, इसी के साथ आज साल का 2025 का लास्ट दिन भी है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, बस शुरुआत है। जब हम लोग शुरुआत किए बीटीएससी जाइएगा, तब पक्का नया साल में हम लोग के लिए कुछ नया भी होगा। ठीक है, तो इसलिए जितने भी मेरे भाई लोग हैं, जितने जितने मुझे चाहने वाले हैं, सभी सभी के लिए मेरे लिए एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर 2026। ओके भाइयों, ठीक है। इसी के साथ चलिए, आज का 2 लाइन जो आपके सामने मैं पर डे बोलता हूँ, उसी तरह आज भी कुछ पंक्ति लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। देखिए क्या है पंक्ति ना। हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। उन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। देख लीजिए, ये जो दो लास्ट का 2 पॉइंट है ना, 2 लाइन है, जो कि बहुत ही सबको इंस्पायर करता है। मैं भी मतलब जब ये लाइन पढ़ता हूँ तो हमको भी लगता है कि नहीं, सही बात यार, बहुत ही ज़बरदस्त लाइन है। हिम्मत मत खोना है, लास्ट तक टिके रहना है दम मैदान पर। ठीक है, या तो आर या तो पार। ठीक है, यही दो इंटेंशन के साथ हम लोग को चलना है। चलिए, ठीक है, चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं। भले आज मैं नहीं दिख रहा हूँगा, ठीक है, नहीं दिख रहे होंगे आपको सामने, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे हैं और हम आपके हैं, बस यही समझिए। ठीक है, आज 2 3 दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट वीडियो कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, जो आपको मैं बोला हूँ वीडियो कंटिन्यू रहेगा, बट थोड़ा सा आपको मैं दिखूंगा नहीं। मैं इसलिए नहीं दिखूंगा, सोचा कि नहीं, थोड़ा सा अपना वीडियो हटा के मैं सोचा कि जल्दी जल्दी में और ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो शायद मैं अभी 1 से 2 दिन ना दिखूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और एक और बात आपको बता देता हूँ कि जिनको भी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जिनको भी पीडीएफ चाहिए, वो वो लोग, सारा लोग जिसके पास, वो तो ऑलरेडी सबके पास टेलीग्राम इंस्टॉल होगा फ़ोन में। टेलीग्राम में सर्च करना है सिबिल ऑल। क्या? सिबिल ऑल। चैनल का नाम है सिबिल सिबिल ऑल। सर्च कीजिएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी फ़िलहाल नहीं, 2 4 5 भाई लोग जुड़े हैं, तो बस आप लोग भी इसी इसी पे आ जाएं। ठीक है, टेलीग्राम है। ठीक है, जा सारा पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आज का क्लास मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा पढ़िएगा। ब्रिक लेड विथ लेंथ पैरेलल टू फेस ऑफ वॉल इज नोन एज, बताइए। ब्रिक लेड विथ लेंथ, ठीक है, देख रहे हैं ना, लेंथ पैरेलल टू फेस ऑफ वॉल। फेस ऑफ वॉल उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए तो। हेडर बोलते हैं, स्ट्रेचर बोलते हैं, क्लोजर बोलते हैं, या फिर बॉन्ड बोलते हैं, बताइए। क्या बोल रहा है जी? लेंथ बोल रहा है, लेंथ पैरेलल बोल रहा है। ठीक है, अगर मेरा ये कोई ब्रिक वॉल है, ब्रिक ब्रिक वॉल है, ठीक है, एक थोड़ा सा आइडिया थोड़ा सा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ मेरा पे एक ब्रिक यहाँ है, एक ब्रिक यहाँ है, एक ब्रिक यहाँ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को एक ब्रिक यहाँ आएगा, एक ब्रिक यहाँ आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक यहाँ आएगा,
एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। तो ये जो मेरा जो फर्स्ट ब्रिक है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्या हो गया ये आपका स्ट्रेचर, स्ट्रेचर फेस होता है, ठीक है, मतलब लंबा वाला फेस होता है। भले मैं थोड़ा सा इसको छोटा बना दिया हूँ, मत कोई दिक्कत नहीं है, बस समझिए कि लेंथ पैरेलल टू द फेस ऑफ वॉल, ठीक है। लेंथ फेस ऑफ वॉल के पैरेलल होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो इसका छोटा वाला जो मतलब विड्थ कोई भी ब्रिक है, ठीक है, एक थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। ये आपका, अरे यार कैसे बनता है ब्रिक, ऐसे नहीं बनेगा, कैसे था ब्रिक बनता है यार। मतलब तो आप लोग जान रहे होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे, थोड़ा सा फिगर बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए काफ़ी है, ठीक है। आप लोग ब्रिक देखे होंगे, ठीक है, जो जो शॉर्टर फेस जो होता है, ठीक है, शॉर्टर फेस होता है उसे हम लोग हेडर बोलते हैं, लॉन्गर फेस होता है उसे हम लोग स्ट्रेचर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट ब्रिक की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्लास्टरिंग डन इन एक्सरे रूम, बताइए एक्सरे रूम में कौन सा प्लास्टरिंग किया जाता है, ग्रेनाइट सिलिकॉन प्लास्टर, जिप्सम प्लास्टर, या फिर बेरियम प्लास्टर, या फिर आपका एकॉस्टिक प्लास्टर, बताइए। हम लोग जो एक्सरे जो रूम होता है उसमें हम लोग कौन सा प्लास्टर करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो इसमें जो बेरियम प्लास्टर जो होता है, जनरली हम लोग जितने भी मेडिकल वाले शॉप, मेडिकल वाले जितने भी, जैसे ऑपरेशन थिएटर हो गया, एक्सरे रूम हो गया, ये सब जितने भी मतलब जो क्या बोल सकते हैं, जिसमें जो जो रेज निकलती है ना, जितने भी, जैसे एक्सरे हो गया तो वहाँ पर तो रेज अलग टाइप का आता है ना, तो वहाँ पे जो आपको प्लास्टरिंग किया जाता है, मेनली देखा जाए तो आपको ग्रेनाइट, सॉरी बेरियम प्लास्टर को किया जाता है। कौन सा प्लास्टर को, बेरियम प्लास्टर को किया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पिच ऑफ अ स्टेयर, द पिच ऑफ अ स्टेयर मस्ट नॉट बी एक्सीड, कितना हो चाहिए बताइए, द पिच ऑफ अ स्टेयर मस्ट नॉट बी एक्सीड, पिच कितना से एक्सीड नहीं करना चाहिए बताइए, बताइए बताइए। हम्म देखिए द पिच ऑफ स्टेयर जो होता है ना, हाँ, मिनिमम मैक्सिमम नॉट एक्सीड, क्या पूछ रहा है, नॉट एक्सीड, तो याद रखिए 45 डिग्री से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका जो लिमिटेड होता है, इसका पिच का कितना लिमिट होता है, स्टेयर का केस में पिच का इसको लिमिट होता है 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब क्या पूछ रहा है, नॉट एक्सीड पूछ रहा है, इट मीन्स 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 45 डिग्री जे करेक्ट आंसर, ठीक है, 45 डिग्री जे करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताइए, ये तो इजी क्वेश्चन है जी, अभी तो आपका इजी इजी सारा क्वेश्चन मिल रहा है। बताइए, फॉर 20 mm डायमीटर ब्रिक से रिवेट, द डायमीटर ऑफ रिवेट होल कितना होना चाहिए, बताइए। अगर डाया लेस देन 25 mm है तो उसमें हम लोग कितना जोड़ते हैं, डाया प्लस 1.5 mm। अगर यही डाया जब ग्रेटर देन इजकल टू कितना है, 25 mm है, ये तो आपको लोग कराया हो, कितना जोड़ते हैं, 2 mm जोड़ते हैं ना। कितना हो जाएगा, अगर मेरा 20 mm से कम है तो कितना जोड़ रहे हैं, 1.5 mm जोड़ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 21.5 हो जाएगा, ठीक है। बताइए, वाटर इज बैक्टीरियोलॉजिकली एज केमिकली प्योर, बताइए कौन सा इनमें से कौन सा वाटर होता है, वाटर जो है बैक्टीरियोलॉजिकली और केमिकली प्योर है, उसे हम लोग कौन सा वाटर कहते हैं, पोर्टेबल वाटर बोलते हैं, होलसम वाटर बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं, या फिर सेफ वाटर बोलते हैं। याद रखिएगा, जो आपका वो पानी, जो पानी आपका जनरली आपका बैटरी में डाला जाता है, कहाँ पे, बैटरी में, आप लोग देखे होंगे बैटरी में एक अलग टाइप का डिस्टिल्ड वाटर आता है, ठीक है, कौन सा वाटर आता है, डिस्टिल्ड वाटर आता है। और वो वाटर जो होता है, वो वाटर आपका बैक्टीरियोलॉजिकली और आपका केमिकली दोनों टाइप से प्योर होता है वो, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो मेरा ब्रिक सॉरी बैटरी में जो डलाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, इट इज यूज फॉर बैटरी, ठीक है। किस में यूज़ करते हैं हम लोग, मेनली बैटरी में यूज़ करते हैं। तो जो आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, डिस्टिल वाटर इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है, सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताइए, द टेम्पोररी स्ट्रक्चर इरेक्टेड
टू इंक्रीज द साइज ऑफ ओपनिंग इन एग्जिस्टिंग वॉल इज कॉल्ड, बताइए उसे हमने क्या बोलते हैं? ये आप लोग पढ़े होंगे, सोरिंग। सोरिंग तो आप लोग जानते होंगे ना, डेड सोरिंग हो गया, हॉरिजॉन्टल सोरिंग हो गया, इंक्लाइन सोरिंग हो गया, रैकिंग सोरिंग हो गया, फ्लाइंग सोरिंग हो गया। ये सारा आपका रैकिंग टेम्पोररी स्ट्रक्चर ही है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर डिफिनेशन दे दिया है कि द टेम्पोररी स्ट्रक्चर इरेक्टेड टू इंक्रीज द साइज ऑफ ओपनिंग, इंक्रीज द साइज ऑफ ओपनिंग इन ए एग्जिस्टिंग वेल इज नोन एज, तो क्या बोलते हैं? बताइए, बताइए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या बोल रहा है? साइज ऑफ ओपनिंग इन एग्जिस्टिंग वेल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग डेड शोर का नाम सुने होंगे, ठीक है, आप लोगों को पहले भी मैं बताया होगा इसका सारा डेड शोर का मतलब क्या होता है, आपका क्या बोलते हैं रैकिंग शोर का मतलब क्या होता है, ये तो मतलब ये जो है ना, डेड शोर हो गया, हॉरिजॉन्टल शोर हो गया, इंक्लाइंड शोर हो गया, ये सारा अभी शोरिंग है। शोरिंग क्या होता है? शोरिंग एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है। जब किसी भी आप लोग देखोगे किसी भी वाल को रिपेयर करने के लिए, ठीक है, रिपेयर करने के लिए या फिर उसमें उसका स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए हम लोग लेटरल स्ट्रेंथ हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि द टेम्पोररी स्ट्रक्चर इरेक्टेड टू इंक्रीज द साइज ऑफ ओपनिंग इन एग्जिस्टिंग वेल इज नोन एज डेड स्टोरेज, ठीक है। ये किसका डिफिनेशन दिया गया? डेड स्टोरेज का डिफिनेशन दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर है। अब हम लोग जान सकते हैं कि थोड़ा सा आपका ये क्या बोलते हैं, एक होता है रैकिंग स्टोरेज, रैकिंग सोरिंग। रैकिंग सोरिंग क्या होता है? देखिए, रैकिंग सोरिंग इसका यूज मेनली हम लोग करते हैं इंक्लाइंड मेंबर के लिए, ठीक है। इसका यूज, इस मेथड का यूज हम लोग मेनली करते हैं इंक्लाइंड मेंबर के लिए, ठीक है, टू सपोर्ट द लेटरल सपोर्ट, ठीक है, टू गिव द लेटरल सपोर्ट टू द वाल, मतलब लेटरल वाल को लेटरल सपोर्ट देने के लिए हम लोग रैकिंग स्टोरेज का यूज करते हैं, ठीक है, रैकिंग स्टोरिंग का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, ऐसे ये तो रैकिंग का डिफिनेशन हो गया, लेकिन ये जो डिफिनेशन दिया गया है, द टेम्पोररी स्ट्रक्चर इरेक्टेड टू इंक्रीज द साइज ऑफ ओपनिंग इन एग्जिस्टिंग वेल इज नोन एज डेड स्टोरेज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताइए, लीड इज एग्जाम्पल ऑफ, बताइए, बहुत बार बताया हूँ, फुल टॉस बॉल है, उड़ाने का मौका है, मार दीजिए बाहर, रुकना नहीं चाहिए, अगर गलती होगा तो फिर दिक्कत है भाई, रुकना नहीं चाहिए सर। बताइए किसका ये एग्जाम्पल है? लीड, बताइए। कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए पेंट, फर्स्ट क्या है? बेस। बेस क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ ए पेंट होता है। बेस क्या है? इट इज ए प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए पेंट, ठीक है। इसमें जो इसका जो एग्जाम्पल बताइए, तो बेस का आप लोग एग्जाम्पल बताइए, कौन कौन सा होगा? जैसे देखिए, वाइट वाइट लीड हो गया, रेड लीड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, ये जितने भी सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे किसके हैं? बेस का, ठीक है। अब बेस अपने आप में क्या होता है? ये क्या होता है? ये एक प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए पेंट का प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कैरियर। कैरियर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, बताइए तो? कैरियर को और हम लोग किस नाम से जानते हैं, बताइए? ड्रायर का एग्जांपल बताइए। प्लास्टिसाइजर, पिगमेंट, पिगमेंट इंपॉर्टेंट है इसमें से। क्या? पिगमेंट। पिगमेंट क्या होता है, बताइए तो? अगर अगर आपसे हम ड्रायर का एग्जांपल पूछ दिए तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? इसका एग्जांपल बताइए तो, ड्रायर का। इसका एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं लैंडसीड ऑयल, केस्टियो ऑयल, क्या? लैंडसीड ऑयल, ठीक है। इस किसका एग्जांपल है? ड्रायर का, ठीक है। एक आपका क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट तो आप लोग जान ही रहे हैं क्या होता है, कि ये जब हम लोग किसी भी पेंट में हम लोग थिनर हो गया या फिर हमारा लाइनसीड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम जब हम लोग ऐड करते हैं तो क्या करता है, जो हम लोग जब किसी वाल पे हम लोग स्प्रेड करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसका जो स्प्रेड करने का स्मूथनेस है उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अब लोग को पता है ना, वो तो पता ही होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताइए, सैंडबॉक्स मेथड इज यूज फॉर रिमूविंग सेंटरिंग इन आर्च फ्रॉम फोर स्पान, बताइए।
सैंडबॉक्स मेथड में हम लोग जो सैंड जो आर्क हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें जो हम लोग स्पान उसमें कितना हम लोग लेते हैं। सेंटरिंग आर्च को रिमूव करने के लिए हम लोग जो स्पान प्रोवाइड करते हैं उसका स्पान कितना होता है बताइए। उसका स्पान आपका ग्रेटर देन 7 मीटर होता है, ठीक है। सैंडबॉक्स मेथड इज यूज फॉर रिमूविंग सेंटरिंग ऑफ स्पान, सेंटरिंग इन आर्च फॉर स्पान, सेंटरिंग इन आर्च फॉर स्पान। उसका जो इस मेथड का जो रिमूविंग करने के लिए जो आपका जो उसका जो स्पान होता है कितना होता है, ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 7 मीटर, ठीक है, लेस देन 7 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है, सॉरी सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। बताइए, प्रिवेंट द पर्लिंग फॉर स्लाइडिंग, स्लाइडिंग करने, जब पर्लिंग आप लोग जान, इसके बारे में भी फुल टॉस है, ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए, प्रिवेंट द पर्लिन फॉर स्लाइडिंग, स्लाइडिंग करने के लिए पर्लिन को रोका जा रहा है, तो उसमें हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, क्लीट एंगल यूज़ करते हैं, बैटन्स यूज़ करते हैं, राफ्टर यूज़ करते हैं, या फिर इवन बोर्ड का यूज़ करते हैं। ये तो आप लोग इजीली इसको एलिमिनेट कर दीजिएगा, ठीक है। बात रहा बटन का, तो बटन भी नहीं होगा, राफ्टर भी नहीं होगा, इसे वो अलग फंक्शन है। क्लीट जो होता है, क्लीट का हम लोग यूज़ करते हैं पर्लिन में, जो कि इसको स्लाइडिंग से हम लोग प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, स्लाइडिंग से हम लोग उसको रोकते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर जो होगा, आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए इज करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा पर्लिन बताइए, तो पर्लिन जो होता है, पर्लिन किस पे रेस्ट करता है। पर्लिन जो होता है आप लोग जानते हैं कि जो आप किंग पोस्टर्स में जो अलग अलग पार्ट होते पोर्ट मतलब अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, जैसे आपका बोल सकते हैं रीज हो गया, पर्लिन हो गया, क्लीट हो गया, प्रिंसिपल राफ्टर हो गया, ये सब जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, तो जो आपका पर्लिन है, पर्लिन किस पे रेस्ट करता है। पर्लिन जो है एलवेज किस पे, प्रिंसिपल राफ्टर पे रेस्ट करता है, किस पे, हॉरिजॉन्टल ऑन ए प्रिंसिपल राफ्टर, प्रिंसिपल राफ्टर के हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, कौन, पर्लिन, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताइए, इजी क्वेश्चन है, रुकना, इसको तो बताएंगे नहीं आप लोग को, चाहिए। M15 ग्रेड का पूछ रहा है प्रोपोर्शन, ये जब बताने लगा तो हो गया यार, ठीक है। इसको आप लोग बताइए कमेंट में क्या इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन को इतना बार पढ़े हैं उसको नहीं बताना है। बताइए ये क्वेश्चन क्या होगा, इन ए सिस्टम ड्रेनेज पाइप सर्व्स ए वेंट पाइप, बताइए, एन सिस्टम ड्रेनेज पाइप सर्व्स ए वेंट पाइप, क्या ड्रेनेज पाइप सर्व सर्व एज ए वेंट पाइप, क्या इसमें वन पाइप होगा, सिंगल स्टेक होगा, या फिर डबल स्टेक होगा। याद रखिएगा ये जो आपका होगा सिंगल सिंगल स्टेक, क्या होगा, सिंगल स्टेक सिस्टम ड्रेन पाइप सर्व से वेंट पाइप, क्या, ड्रेन पाइप सर्व से वेंट पाइप, तब बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, टेम्पोररी हार्डनेस इन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, बताइए, ये सब क्वेश्चन बताने लगे तो फिर बताइए। इसमें आप लोग दोनों बताइएगा, ठीक है, दोनों बताइए कि टेम्पोररी हार्डनेस का जो क्या कारण है, बताइए क्या होता है जी। बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट ऑफ किसका, कैल्शियम और मैग्नीशियम, यहाँ तो खाली क्या दिया, कैल्शियम दिया है, ये तो ऐसे भी ये सब आप लोग एलिमिनेट कर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ये भी होता है बाइकार्बोनेट, क्या होता है, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट और फिर किसका, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। तो दोनों उसका ऑप्शन सही, मतलब दोनों होगा तो दोनों, टेम्पोररी हार्डनेस में दोनों होता है, ठीक है। अब परमानेंट हार्डनेस में आपका फिर अगर सल्फेट आ गया, नाइट्रेट नाइट्रेट आ गया, ये सब आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज है करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं हम लोग। बताइए, ये सब क्वेश्चन तो आप लोग हल हुआ है जी। बताइए स्टैंडर्ड साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड, बताइए कितना होना चाहिए, 1000 इंटू 700 इंटू 25, या 1075 इंटू 25, या 1500 इंटू 750 इंटू 25, ये सारा में है, देखिए यहाँ पर डाटा मेंशन है कि सारा में है। बताइए कितना होता है ड्राइंग बोर्ड का साइज, ड्राइंग बोर्ड का साइज कितना होता है, 1000 इंटू 700 इंटू 25, थिकनेस इसका 25 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई,
देखिए द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड। अरे यार ये थोड़ा सा मिसिंग हमको लग रहा है। क्वेश्चन कुछ और है, ऑप्शन कुछ और है। क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है, ऑप्शन कुछ और बोल रहा है। ठीक है, अच्छा चलिए, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ बताइए। द रूफ फॉर्म बाई फोर स्लोपिंग सरफेस इन ए फोर डायरेक्शन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बताइए। ये आपका टाइप्स ऑफ रूफ आप पढ़े होंगे तब आपको समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ रूफ का क्वेश्चन है। जैसे इसमें हो गया हिप रूफ होता है, गेबल रूफ होता है, गेमरल रूफ होता है, ये सारा आपका टाइप्स ऑफ रूफ का ही पार्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि जो मेरा एक कोई रूफ है जो कि चारों चारों साइड से स्लोपिंग है। क्या चारों साइड से स्लोपिंग है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिप हॉप रूफ। क्या बोलते हैं, हिप हॉप रूफ। कौन सा रूफ बोलते हैं, हिप हॉप रूफ बोलते हैं। एक आपका क्या आता है, आता है आपका गेबल रूफ। गेबल देख रहे हैं ना, गेबल रूफ। पता है गेबल रूफ कितने मतलब कितने डायरेक्शन में ये होता है बताइए। गेबल रूफ होता है, फिर आपका गैमरल रूफ होता है। बताइए गैमरल रूफ और गेबल रूफ क्या होता है, बताइए। गैमरल रूफ लोग नहीं जान रहे हैं जी? पता तो होगा जरूर, आप लोग पढ़े हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं पढ़े होंगे, पढ़े होंगे जरूर। गैमरल रूफ बताइए क्या हो रहा है। देखिए गेमरल रूप में क्या होता है कि ये आपका आपका ये जितने भी सेट्स होते हैं ना, जितने भी सेट्स होते हैं सारा आपका इसमें मेनली नहीं, गेमरल रूप मेनली दो साइड इसका डो डोन दो साइड इसका स्लोपिंग होता है। ठीक है, गेमरल रूफ का, ठीक है, दो साइड इसका स्लोपिंग होता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें अलग अलग टाइप होते हैं, हिप हॉप रूफ हो गया, एक डोरमर रूफ होता है, डोरमर रूफ होता है। ये सब सारे टाइप्स ऑफ रूफ्स का ही पार्ट है। ठीक है, ये जो पूछा था कि इसका जो चारों फोर साइड से इसका स्लोपिंग है, इसका मतलब जो मेरा स्लैब है, क्या जो मेरा रूफ है, ये क्या है, चारों साइड से स्लोपिंग सरफेस है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिप हॉप रूफ। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। ठीक है, बताइए कैड मीन्स क्या होता है। ये तो इजी क्वेश्चन है। कैड मीन्स कंप्यूटर एडेड डिजाइन विथ ड्राफ्टिंग। कंप्यूटर एडेड डिजाइन विथ ड्राफ्टिंग, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। बताइए मूवमेंट ऑफ एयर थ्रू डक्ट इनटू ए रूम इज नोन एज। बताइए मूवमेंट ऑफ एयर थ्रू ए डक्ट। डक्ट आप लोग समझ रहे हैं, डक्ट आप लोग देखे होंगे कि जब से जो पाइप वाला जो सेक्शन होता है ना, जहाँ से पाइप को मतलब थ्रू आउट रन कराया जाता है। जैसे कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग में पाइप का सेक्शन एक अलग मतलब एक ही जगह से, वहीं से मतलब देखे होंगे इसका एक अलग जगह से, अलग जगह इट मीन्स नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि एक सेपरेट लोकेशन पे सारा पैप को, चाहे किसी भी फ्लोर में लेके जाना हो, कहीं भी लेके जाना हो, तो उसी लोकेशन से आपको पैप को थ्रू आउट रन कराया जाता है पूरे अपार्टमेंट में। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि द मूवमेंट ऑफ एयर थ्रू डक्ट इनटू ए रूम इज नोन एज, क्या बोलते हैं उससे, डक्ट सिस्टम बोलते हैं, या फिर वेंटिलेटेड सिस्टम बोलते हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम बोलते हैं, या फिर पिनियम सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो होता है कि मूवमेंट ऑफ एयर थ्रू ए डक्ट इनटू ए रूम इज नोन एज पिनियम सिस्टम। पिनियम सिस्टम क्या बोलते हैं इसे हम लोग, पिनियम सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि वेन अ स्टील बीम इज कनेक्टेड टू ए स्टील कॉलम, when a steel beam is connected to a steel column by cleat angle on either side of the wave of the beam, the connection is known है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बताइए when a steel beam is connected to a steel column, स्टील कोई बीम है जो कि किससे कनेक्ट है, आपका कॉलम से कनेक्ट है, बाई ये किसे, क्लिट एंगल से कनेक्ट किया गया है, ऑन आइदर साइड दोनों साइड से। ठीक है, दोनों साइड किसके, वेव ऑफ द बीम में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेम कनेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रेम कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताइए
क्या है? रिफ्यूज इंक्लूड ड्राई एनिमल वेजिटेबल रिफ्यूज। बताइए, क्या वो आपका जो रिफ्यूज है इंक्लूड कर रहा है किसको? ड्राई एनिमल को और वेजिटेबल रिफ्यूज को। उसे मतलब क्या बोलते हैं? बताइए, कौन कैसा रिफ्यूज होना चाहिए? ऑर्गेनिक रिफ्यूज होना चाहिए, मिनरल होना चाहिए, या फिर नॉन कम्बस्टिबल रिफ्यूज होना चाहिए, या फिर मेरा इनऑर्गेनिक रिफ्यूज होना चाहिए? तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो रिफ्यूज बोल रहा है, रिफ्यूज इंक्लूड ड्राई एनिमल वेजिटेबल रिफ्यूज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक रिफ्यूज बोलते हैं। क्या? ऑर्गेनिक रिफ्यूज। ठीक है। और ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रिफ्यूज क्या होता है? मेनली जो आपका जो ऑर्गेनिक रिफ्यूज होता है, ये आपका ग्रीन वेस्ट हो गया, फूड वेस्ट हो गया, ठीक है, जितने भी आपका पेपर वेस्ट हो गया, ये भी जितने भी वेस्ट हैं सारे किसमें आपके आएंगे? ऑर्गेनिक रिफ्यूज में। ठीक है, आप लोग जान रहे हैं ऑर्गेनिक रिफ्यूज क्या क्या होता है। ठीक है, अब बात रहा है कि इनऑर्गेनिक रिफ्यूज क्या क्या होता है। तो इनऑर्गेनिक रिफ्यूज का आपको मैं एग्जांपल दे दूं, तो इसका एग्जांपल आप लोग चलिए देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है? जैसे आपको हो गया ग्लास, इनऑर्गेनिक है। एल्युमिनियम इनऑर्गेनिक है कि नहीं? फिर आपका ले लिए मेटल, डस्ट, ये सारे क्या है? आपका इनऑर्गेनिक रिफ्यूज है। लिख देते हैं, ग्लास, ग्लास, एल्युमिनियम, मेटल, मेटल, डस्ट, ये सारे क्या है? आपका इनऑर्गेनिक रिफ्यूज है। और आपका बात रहा ऑर्गेनिक रिफ्यूज का, तो ये क्या हो गया? आपका आपका फूड वेस्ट हो गया, फूड वेस्ट हो गया आपका। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि ये ग्रीन वेस्ट हो गया, ग्रीन वेस्ट हो गया, ठीक है, पेपर वेस्ट हो गया, पेपर हो गया। ये सारे जितने भी आपका हैं, ये सारे किस में आते हैं? ऑर्गेनिक वेस्ट में आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, वेजिटेबल रिफ्यूज हो गया। ठीक है, बताइए, द लेंथ विड्थ इन केस ऑफ ए, लेंथ रेशियो विड्थ है, ये रेशियो है। द लेंथ रेशियो विड्थ इन केस ऑफ एरो हेड। बताइए, एरो हेड में आपका लेंथ और विड्थ रेशियो क्या होता है? आप लोग एरो देखे होंगे ना, इस टाइप का एरो, ये कोई एरो है, ठीक है, ठीक है, ये एरो है। ये कितना है? मान के चलिए कि 15 से 90 डिग्री के बीच है। ठीक है, तो ये जो पूछ रहा है कि जो मेरा ये इसका जो लेंथ है, ये मेरा विड्थ हो गया और ये मेरा लेंथ हो गया। ठीक है, ये विड्थ हो गया, ये लेंथ हो गया। तो क्या पूछ रहा है कि लेंथ टू विड्थ रेशियो, लेंथ टू विड्थ रेशियो कितना होता है ऑफ ए एरो हेड का? बताइए, एक वैल्यू है, आपको याद रखना पड़ेगा। लेंथ टू विथ विड्थ रेशियो जो होता है, कितना होता है? 3 टाइम्स ऑफ द विड्थ। याद रखिए, कितना? 3 टाइम्स ऑफ विड्थ, ऑफ द विड्थ, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स इट मीन्स 3:1, 3:1। सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के रिमूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कैन बी इम्प्रूव बाय। बताइए, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल का इंप्रूव करने के लिए किसे इंक्रीज, जब उसका लेंथ, फाउंडेशन का लेंथ बढ़ाने से क्या मेरा बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगा? क्या हम लोग इंक्रीज द विड्थ ऑफ फाउंडेशन, क्या फाउंडेशन का विड्थ बढ़ाने से मेरा बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगा? या फिर लेंथ और विड्थ एंड डेप्थ, अगर लेंथ और विड्थ दोनों बढ़ाने से क्या मेरा बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर देगा सॉइल का? या फिर मेरा इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन? बताइए, किस कंडीशन में मेरा बियरिंग कैपेसिटी जो सॉइल का होता है वो इम्प्रूव होगा? ये चार 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 ऑप्शन दिया गया है। बताइए, बताइए किस कंडीशन में होगा? लेंथ इंक्रीज करने से एकदम नहीं, विड्थ इंक्रीज करने से एकदम नहीं। क्या कि हमको क्या करना है? इम्प्रूव करना है सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी। तो बियरिंग कैपेसिटी इट मीन्स जब मेरा कोई भी अ, जब हम लोग डेप्थ इंक्रीज करेंगे, ठीक है, जो मेरा फुटिंग का डेप्थ है, जहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अगर उसका हम लोग डेप्थ इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, अगर मेरा ये डेप्थ है और डेप्थ हम लोग इंक्रीज करेंगे, इट मीन्स कि जो मेरा हार्ड हार्ड स्ट्राटा वाला सॉइल जहाँ आएगा हम लोग वहाँ पे रुकेंगे। ठीक है, तो जितने भी इसके ऊपर लूज सॉइल है सारा रिमूव करेंगे, जहाँ तक हमको हार्ड स्ट्राटा मिलेगा, मतलब इंक्रीजिंग द डेप्थ। ठीक है, फाउंडेशन का डेप्थ, अगर फाउंडेशन का डेप्थ हम लोग इंक्रीज करेंगे, इट मीन्स वो मेरा क्या होगा? सॉइल का, सॉइल को जो बियरिंग कैपेसिटी होता है सॉइल का, वो इम्प्रूव कर देगा। ठीक है, ठीक है,
क्या करेगा? इंक्रीज द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज इम्प्रूव बाय इंक्रीजिंग द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, इम्प्रूव बाय बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइएगा जैसा है। ठीक है, बताइए। द कंसंट्रेशन ऑफ वेट ऑफ एल्ड्रिन एल्ड्रिन इन वाटर सॉल्यूशन फॉर ए एंटी टेरिम ट्रीटिंग ऑफ सॉइल। बताइए। आपको लगता होगा नया नया क्वेश्चन पढ़ जैसा लग रहा है हमको यार। ठीक है, ये सब थोड़ा सा मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि थोड़ा सा इसमें लोग थोड़ा सा परेशान भी होता है, इसलिए ये सब क्वेश्चन को भी करना जरूरी है। बताइए। द कंसंट्रेशन ऑफ वेट ऑफ एल्ड्रिन इन वाटर सॉल्यूशन फॉर एंटी टेरिमिन ट्रीटिंग ऑफ सॉइल इज नोन एज। कितना परसेंटेज होता है बताइए उसका? 0.5%। 0.5% होता है एंटी टेरिन का ट्रीटमेंट इन अ प्रोसेस। ये जो होता है, ये जो आपका ये जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, ये जो एंटी टेरिम ट्रीटमेंट है, ये क्या करता है? ये एक प्रोसेस है जो कि आपका सॉयल सॉयल ट्रीटमेंट, एक तरह से सॉयल ट्रीटमेंट का ये प्रोसेस है। ठीक है, जो कि हम लोग अप्लाई कहाँ करते हैं? ठीक है, जैसे नंबर ऑफ बिल्डिंग, जैसे 5 स्टोरी बिल्डिंग, 4 स्टोरी बिल्डिंग बनता है, तो वहाँ पर जो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सॉयल का हम लोग प्रीलिमिनरी टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सॉयल टेस्ट करवाते हैं कि किस टाइप का सवाल वहाँ पे है। ठीक है, उसी को बोल रहा है कि नहीं, एंटी टेरिन ट्रीटमेंट। ठीक है, एंटी टेरिन ट्रीटमेंट जो होता है उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो उसका जो कितना होता है, उसका वेट कितना होता है? 0.5%। ठीक है, कितना? 0.5% इज ए राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताइए। द मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोल लाइन एज बिल्डिंग। बताइए कितना होना चाहिए मिनिमम डिस्टेंस? इस तो बेसिक क्वेश्चन है जी। द मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पावर लाइन और बिल्डिंग, बिल्डिंग लाइन के, बिल्डिंग और इलेक्ट्रिक पावर लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? मिनिमम 1.2 मीटर। कितना? 1.2 मीटर इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेप्टिक टैंक, ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें तो इसको तो नहीं बताएंगे हम पक्का। सेप्टिक टैंक वर्क ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ। सेप्टिक टैंक कैसा है जी? अभी तो बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे, है ना? रोबिक डाइजेशन। ये सब बताने की जरूरत है? बताने की जरूरत नहीं ना भाई, बताना है, बताइए। हाँ, बताना है कि नहीं बताएं? हमको लगता है नहीं बताएं, छोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द डाइस द डेजिग्नेशन ऑफ सीट ऑफ साइज इतना इंटू इतना इज। ओ, सीट का साइज दे दिया है। बताइए, एक कोई सीट है, उसका साइज कितना है? 594 इंटू 441 वो किस टाइप का सीट है? A0 है, A1 है, A2 है, A3 है। याद रखिएगा, इसके लिए एक टेबल आपको पढ़ना जरूरी है। एक टेबल लिखिए यहाँ पे। अरे यार, A0, A1, A2, A3, A4 का साइज क्या क्या होता है? जैसे हम ले लिए सारा डायमेंशन mm है। ठीक है, A0 है, इसका साइज कितना होता है? 841 इंटू 1189। अब A1 है, A1 साइज का सीट का साइज कितना होता है? 594 इंटू 841। A2 है, कितना होता है? 420 इंटू 594। ठीक है, A3 है, कितना हो गया? 297 इंटू 420। और A4 है, A4 का साइज कितना होता है? 210 इंटू 297। ठीक है, ये टेबल है जो कि आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। आगे भी हो सकता है कि एक का क्वेश्चन इस टेबल से रिपीट हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या था? कितना मेरा? 594 से 594 इंटू 881, 594 इंटू 881। A1 साइज है ये। क्या है? A1 साइज है। ठीक है, बताइए। द लाइन कनेक्टिंग ए व्यू टू नॉट इज कॉल्ड। द लाइन कनेक्टिंग अ व्यू टू नोट इज कॉल्ड डायमेंशन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, लीडर, या फिर एरोहेड। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग
लीडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीडर बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 1 यार्ड बताइए कितना इंच के बराबर होता है? ये गलती नहीं होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। 1 यार्ड कितना इंच के बराबर होता है जी? 1 यार्ड 36 इंच के बराबर होता है। ठीक है, कितना? 36 इंच के बराबर होता है। 1 यार्ड में कितना फुट होता है? 1 यार्ड में कितना फीट होता है? तो 3 फीट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 12×3=36 हो गया ना? ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई मेरा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भाट डज WCS स्टैंड फॉर? बताइए, कल ये क्वेश्चन को हम लोग किए थे। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि कल हम लोग किए थे ऐसा क्वेश्चन। बताइए ऑफसेट कमांड कैन बी यूज फॉर ड्राइंग। ऑफसेट कमांड हम लोग जो ड्राइंग में यूज करते हैं वो कैसे, कौन सा कमांड होता है? ऑफसेट कमांड कैन बी यूज फॉर ए ड्राइंग। इनिशियल लाइन, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। आप लोग देखिए जब भी आप लोग ऑफसेट लेते हैं आपका ऑटो कैड में, तो जैसे हम लोग एक लाइन ले लिए, ठीक है, ये मेरा एक इनिशियल लाइन है, हमको इससे ऑफसेट लेना है, तो इसी से हम लोग ऑफसेट लाइन क्या होता है, इससे हम लोग एक और लाइन इसी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तुरंत ऑफसेट का जो कमांड होता है ऑफसेट डालेंगे। अब जिधर हमको इसको ये करवाना है, ऑफसेट लेना है, इस लाइन से इधर भी लेना है तो इधर भी हो जाएगा, इस लाइन से इधर भी लेना है तो इधर भी हो जाएगा। इधर दे दिए, एक यहाँ आ गया, एक लाइन यहाँ आ गया, मतलब ये आपका ऑफसेट है। ऑफसेट लाइन हो गया, ये आपका हो गया ऑफसेट लाइन। ठीक है, कि हम लोग क्या किए, एक इमेजनरी लाइन है, इसी लाइन से हम लोग इधर भी ऑफसेट ले लिए, इधर भी ऑफसेट ले लिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? पैरेलल लाइन। ऑफसेट कमांड कैन बी यूज फॉर ड्राइंग ए पैरेलल लाइन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द टर्म कैन बी मोस्ट कैड सिस्टम फॉर ए रंड रंड राउंडिंग कॉर्नर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इजी क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए। क्या राउंडिंग कॉर्नर क्या बोलते हैं? चैम्फर, गर्व, फिलेट या फिर स्मूथ? राउंडिंग पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? फिलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलेट। चैम्पर नहीं मार दीजिएगा, हम लोग इसमें चैम्पर भी मारेंगे लेकिन चैम्पर नहीं मारना है। राउंडेड पूछ रहा है ना, राउंडिंग कॉर्नर बोल रहा है। कॉर्नर को, जैसे मेरा ये कॉर्नर है, इसको हमको राउंड करवाना है, तो ये क्या करेगा? इस टाइप से राउंड कर देता है। ठीक है, उसको फिलेट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, क्या बोलते हैं? फिलेट। तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। बताइए द इनिशियल एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागोन इज कितना डिग्री का होता है? बताइए इनिशियल एंगल 108। ये सब तो इजी क्वेश्चन है, रुकना नहीं चाहिए। बताइए, ये क्वेश्चन कल हुआ था कि नहीं? कल में ये क्वेश्चन 3 दिन से लगातार आपको वो देखने को मिल रहा है, गलती अभी भी नहीं होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। रिड्यूसिंग स्केल कितना होता है? 1:2। कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन जितना बार रिपीट हो, इस क्वेश्चन को कभी ना ही समझें कि क्वेश्चन को दोबारा गलती करना है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हम लोग कल भी पढ़े, इसके पहले भी पढ़े थे, मतलब हमको लगता है कि 3 बार कंटिन्यूअस सेट में इस क्वेश्चन को देखा गया है, अलग अलग टाइप में पूछने का। इसमें आपका पूछ दिया कि इसमें रेशियो करके दे दिया है। पिछला बार दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उसमें भी हमें आपको बताया था कि नहीं कि रिड्यूसिंग स्केल का जो रेशियो होता है कितना होता है। ठीक है, इस टाइप से हम लोग 3 सेट में हम लोग कंटिन्यू इस क्वेश्चन को किए हैं। ठीक है, बताइए, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। बताइए विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वैलिड ऑप्शन ऑफ यूनिट कमांड। बताइए यूनिट कमांड के लिए इनमें से कौन सा वैलिड कमांड नहीं है? बताइए आर्किटेक्चरल, डिमांड, सॉरी आर्किटेक्चरल, डेसिमल, मीटर या फिर मैट्रिक? बताइए कौन नहीं है जी? यूनिट ऑफ कमांड का कौन इसमें पार्ट नहीं है? बताइए कौन नहीं है? और कौन कौन है सो प्ले रखते हैं इसमें? 5 टाइप्स ऑफ यूनिट होता है। यूनिट कमांड कितना टाइप का होता है? 5 टाइप का, 5 टाइप्स का होता है। अब कौन कौन होता है? फर्स्ट हम लोग लिखते हैं क्या? आर्किटेक्चरल। फर्स्ट क्या हो गया मेरा? आर्किटेक्चरल। सेकंड क्या हो गया? डेसिमल। सेकंड डेसिमल। थर्ड इंजीनियरिंग।
थर्ड इंजीनियरिंग, फोर्थ फ्रिक्शनल, फिफ्थ साइंटिफिक। ये सारों जो 5 आपका टाइप है, ये सारा आपका यूनिट ऑफ कमांड है। लेकिन इसमें से कौन सबसे अलग है? इसमें से आपका जो होगा, इसमें से जो आपका मीटर होगा, मीटर इसका वैलिड नहीं है, वैलिड ऑप्शन नहीं है मीटर, ठीक है। मीटर जो इसका वैलिड ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 माइक्रोन बताइए कितना, 4 माइक्रोन को हम लोग कितना लिखते हैं? 1 माइक्रोन में कितना होता है जी? 10 के पावर कितना? 1 माइक्रोन इजकल टू 10 के पावर 6, नहीं कितना बताइए? 1 माइक्रोन इजकल टू 10 के पावर 6, हाँ 10 के पावर -6। 1 माइक्रोन इजकल टू 10 के पावर -6, तो यहाँ कितना? 4 माइक्रोन, तो कितना हो जाएगा? 4 गुना 10 के पावर -6। इट मीन्स ये मेरा मीटर में हो गया, इट मीन्स 0.004 mm, मीटर 0.004 mm। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये हिडन लाइन आर ड्रॉ एज, बताइए हिडन लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं कैसे? कैसा लाइन होता है वो? डैशेड नैरो लाइन, डैशेड वाइड लाइन, लॉन्ग डैशेड डॉटेड लाइन, डॉटेड विथ लाइन, या फिर लॉन्ग डैशेड डबल डॉटेड वाइड लाइन। बताइए क्या बोल रहा है कि हिडन लाइन आर ड्रॉ एज, हिडन लाइन जो हम लोग ड्रॉ करते हैं वो कैसा होता है? हाँ, हिडन लाइन जो आप लोग ड्रॉ करते हैं मेनली ये आपका कैसा होता है? डैश नैरो लाइन होता है, ठीक है, डैश नैरो लाइन होता है। और डैश नैरो लाइन किस टाइप से होता है? थोड़ा ड्राइंग में हम लोग देखें। देखिए ये जो आपका होता है इस टाइप से होता है, ऐसे सिंग पूरा पतला पतला होता है एकदम ऐसे ऐसे, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया? डैश्ड नैरो लाइन, ठीक है। क्या हो गया? डैश्ड नैरो लाइन। फिर हम लोग जानते हैं कि नहीं डैश्ड वाइड लाइन कैसा होता है? वाइड लाइन देखिए इस टाइप से हो गया, ये मेरा हो गया वाइड लाइन, ठीक है, वाइड लाइन हो गया। और फिर यहाँ क्या? लॉन्ग डैश्ड डॉट वाइड लाइन, लॉन्ग डैश्ड डॉट वाइड लाइन। तो ये आपका किस टाइप से होता है? ऐसे हो गया। फिर यहाँ इस टाइप से रहेगा पॉइंट, फिर आपका ऐसे रहेगा, फिर यहाँ एक पॉइंट रहेगा, फिर ऐसे रहेगा इस टाइप से, आपका हो गया लॉन्ग डैश्ड डॉटेड वाइड लाइन। फिर चौथा जो होता है कि लॉन्ग डैश डबल डॉटेड वाइड लाइन, क्या? डबल डॉटेड वाइड लाइन। तो ये आपका किस टाइप से होता है? लॉन्ग डैश डबल डॉटेड बोर्ड लाइन किस हिसाब से होता है? बताइए डबल डॉटेड बोर्ड लाइन किस टाइप से होता है? मतलब उसमें डबल डॉट रहता है, समझे ना, इसमें सिंगल डॉट है, इसमें डबल डॉट होगा, ठीक है। तो हमको किसका पूछा था? हिडन लाइन आर ड्रॉ एज, हिडन लाइन ड्रॉ एज ए डॉटेड लाइन, देख रहे हैं ना, डॉटेड लाइन। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताइए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉट ए वैलिड ऑप्शन फॉर ए ड्राइंग ए सर्कल। बताइए सर्कल को ड्राइंग करने के लिए कौन सा वैलिड ऑप्शन नहीं है? बताइए कितना पॉइंट हम लोग, अगर ये आपका सीए का ऑटो कैड का क्वेश्चन है, बताइए किसमें 1 पॉइंट से हो जाएगा? 10 सेंटर से हो जाएगा? 10 रेडियस और 10 बताइए। आप लोग ऑटो कार्ड पढ़े होंगे, ठीक है, तो इसमें अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। जैसे हो गया आपका सेंटर रेडियस हो गया, सेंटर डायमीटर हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, 10 रेडियस हो गया, 10 हो गया। लेकिन यहाँ जो बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट ए वैलिड ऑप्शन ऑफ ड्राइंग ऑफ सर्कल, ड्राइंग ऑफ सर्कल के लिए कौन नहीं है वैलिड पॉइंट? 10 रेडियस नहीं होता है। क्या नहीं होता है? 10 सेंटर नहीं होता, 10 रेडियस होता है, 10 भी होता है। उसके बाद मेरा देखा जाए तो सेंटर रेडियस भी होता है, क्या? सेंटर रेडियस हो गया, फिर आपका 3 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, ये सारे जो भी जितने भी हैं, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, और आपका 10 रेडियस हो गया, 10 हो गया, ये भी जितने भी पॉइंट हैं ये सारा आपका क्या है? ड्राइंग ऑफ सर्कल को ड्राइंग करने के लिए ये वैलिड है। लेकिन जो यहाँ जो दे दिया कि ऑप्शन नंबर 10 सेंटर नहीं होता है, ठीक है,
टेंट एंड सेंटर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें क्या पूछा था, नॉट ए वैलिड ऑप्शन। ठीक है, क्या पूछा था, नॉट ए वैलिड ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ईयर ऑफ मेजरमेंट बताइए। तो हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, क्या होगा जी, ट्रू वैल्यू माइनस क्या, ईयर ऑफ मेजरमेंट, ईयर को मेजर करने के लिए ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू ना, क्या होगा बताइए। ईयर इक्वल टू मेजरिंग वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है ना, लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, देखिए तो यहाँ मेजरिंग वैल्यू माइनस प्रिसीजन, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, प्रिसीजन माइनस ट्रू वैल्यू, इसमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, लोग क्या मारेंगे, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, जो कि गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, क्योंकि यहाँ पर ईरर पूछ रहा है ना, ईरर रिमेजरिंग। ठीक है, ईरर का हम लोग इसका मेजर कैसे करते हैं, ईरर को हम लोग मेजर करते हैं एलवेज मेजर वैल्यू से करते हैं। ईरर इक्वल टू, ईरर जो होता है आपका मेजरिंग वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसमें से उल्टा दिया गया है, तो ये नहीं ना होगा। ठीक है, बताइए बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन सा होगा जी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में टाइम नहीं देना है, तुरंत मार के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इन कंपेरिजन टू प्योर वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इम्प्योर वाटर इज, क्या हो गया, हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं, इन कंपेरिजन टू प्योर वाटर और बॉइलिंग वाटर। ठीक है, तो प्योर वाटर, बॉइलिंग वाटर ऑफ इम्प्योर वाटर इज, कंपेरिजन कर रहे हैं, बताइए किसका ज़्यादा होगा। बॉइलिंग वाटर ऑफ इम्प्योर वाटर इज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इम्प्योर वाटर इज, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बताइए, तो प्योर वाटर का इंक्रीज होगा, सेम रहेगा, डिक्रीज रहेगा, क्या रहेगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, बताइए विच द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज फॉर यूज मेजरिंग ए मैग्नेटिक फील्ड, बताइए मैग्नेटिक फील्ड के लिए इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज करते हैं, बताइए, थर्मोमीटर, फ्लक्स मीटर, या फिर पायरोमीटर, या फिर हाइग्रोमीटर। याद रखिएगा, जो आपका जो मेजरिंग है मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए हम लोग फ्लक्स मीटर का यूज करते हैं, किसका, फ्लक्स मीटर का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है जी, फ्लक्स मीटर का। और हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी, ये क्या मेजर करता है, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी मेजर करता है। पेक्रोमीटर क्या मेजर करता है, पिक्रोमीटर क्या मेजर करता है बताइए, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए, इजी क्वेश्चन है, बताइए, कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट दी स्लैंडरनेस रेशियो, कैलकुलेट द स्लैंडरनेस रेशियो एंड क्लासिफाई द कॉलम टैप इज अकॉर्डिंग विथ IS कोड 456। बताइए, इफ द डायमीटर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन 300 mm, द इफेक्टिव लेंथ इज तीन मीटर। इफेक्टिव लेंथ कितना है, तीन मीटर है, और आपका जो डायमीटर दिया है कॉलम का कितना है, 300 mm का। तो हमको निकालना क्या है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो क्या कैसे होगा जी, लेमडा का सिलेंडरनेस रेशियो इक्वल टू एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई लिस्ट रेडियस ऑफ करेक्शन है, लिस्ट लेटरल डायमेंशन, लिस्ट लेटरल लिस्ट लेटरल डायमेंशन। ठीक है, तो लेमडा इसको तो चलिए पुट करता है, एल इफेक्टिव कितना देखिए, तो एल इफेक्टिव आपका 3 मीटर मतलब 3,000। ठीक है, एल आपका एल जो है डायमीटर ऑफ कॉलम कितना है, 300 mm, कितना हो गया, कट जाएगा सारा, मतलब 10 mm, 10 mm इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि 10 mm एक ही घुमाइए है, तो हमको अगला चेक करने का जरूरत भी नहीं है। बताइए, द 3R प्रिंसिपल इज एस कंसेप्ट ऑफ 3R, जो प्रिंसिपल आप लोग पढ़े होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये आपका जो कंसेप्ट किस पे है, वेस्ट मैनेजमेंट पे है, प्लास्टिक मैनेजमेंट है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पे है, या फिर मेरा वाटर ट्रीटमेंट पे है, या फिर आपका सैनिटेशन पे है। बताइए 3R क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। 3R मीन्स ये ना होता है 3R, क्या हो गया, 1 2 3, रिड्यूस, रीयूज, री रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल।
ठीक है। और ये जो बोल रहा है कि जो जो कि इसका प्रिंसिपल इज ए कॉन्सेप्ट बेस्ट फॉर ए वेस्ट मैनेजमेंट, ना कि प्लास्टिक का ना ही वाटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। बताइए, एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग, ठीक है। हम लोग सेम क्वेश्चन नहीं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग जरूर किए हैं, ठीक है। कि एक मेरा कोई वाल है जिसका डायमेंशन दे दिया है, इस टाइप का मेरा वाल है जो कि कितना का डायमेंशन है, 4x5 का मेरा वाल है, जिसका वाल थिकनेस कितना है, थिकनेस कितना है इसका, थिकनेस 30 सेंटीमीटर है। इसका हमको क्या निकालना है, क्वांटिटी निकालना। तो क्वांटिटी नहीं निकल जाएगा जी? हाँ, नहीं निकलेगा कि नहीं बताइए पहले। क्या करना, गुना कर देना है तीनों का, 520 गुना दोनों साइड 40। इसमें उतना टाइम नहीं देना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी मार के आगे बढ़ना है। बताइए, एक 15 सेंटीमीटर डायमीटर और फिश डिस्चार्जिंग फ्रॉम ए टैंक इशू आउट ऑफ ए जेट डाया कितना है, 12.75 mm डायमीटर है, एट ए वेना कॉन्ट्रैक्टर पे। कहाँ पे, वेना कॉन्ट्रैक्टर पे तब पूछ रहा था कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। बताइए कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या होता है इसका? सीसी इजकल टू ए सी, एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टरा डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ऑरफिस। तो मेरा एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टर कितना है, एरिया ऑफ कहाँ गया जी, एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टर मेरा ये है 12.75 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया कितना, 15 सेंटीमीटर। यहाँ से नहीं निकल जाएगा है, निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताइए पहले। लेकिन एक बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेरा टैंक है, क्या बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर डायमीटर है, डायमीटर दे दिया, ठीक है। डिस्चार्जिंग वाटर थ्रू इतना, सर्कुलर डायमीटर इतना है, सर्कल है, ठीक है। तो ये जो आपका जो एरिया होगा π/4 d² होगा, सर्कुलर टैंक है ना, तो कितना होगा π/4 d², π/4 d²। इसका डाई कितना है 12.75, 12.75 का स्क्वायर होगा, और ये आपका कितना है 15 का स्क्वायर रहेगा। ये भी आपका π/4 होगा, ये यार यहाँ लिखाएगा π/4 × π/4, ये तो आपको कट जाएगा, लेकिन ये दोनों का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये दोनों का स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करने के बाद डिवाइड दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन जो आंसर होगा इसका 0.722 इज ए करेक्ट आंसर। समझे? याद रखिएगा, वेना कॉन्ट्रैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, CC = AC/V, मतलब एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ऑरफिस, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताइए, सस्टेन रीजन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग intercepting drain can be provided along the course of irrigation canal in a place where the percolation of a water is detected, ठीक है। चलिए सेकंड पढ़ते हैं, द percolation water is intercepted, the percolating water is intercepted by drain and the water is carried to a natural water course। बताइए कौन सही है कौन गलत है, थोड़ा चलिए समझते हैं क्या बोल रहा है। यू टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग, ठीक है, वाटर लॉगिंग को हम लोग प्रिवेंट कर रहे हैं। इंटरसेक्टिंग ड्रेन कैन बी प्रोवाइडेड, एकदम सही है कि जब हम लोग मेरा जो एरिया में मेरा वाटर लॉगिंग हो रहा है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो इंटरसेप्टिंग ड्रेन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरसेप्टिंग ड्रेन कैन बी प्रोवाइडेड अलोंग दी कोर्स ऑफ इरीगेशन कैनाल, ठीक है। कहाँ से जो कोई मेरा जो पानी सीपेज कर रहा है, मेरा वाटर लॉगिंग हो रहा है मेरे एरिया में, कहाँ से हो रहा है, आपका केनाल से पानी सीपेज कर रहा है। तो हम लोग ड्रेनेज प्रोवाइड करेंगे किसके अलावा पे, इंटरसेप्टिंग ड्रेन हम लोग प्रोवाइड करेंगे कहाँ पे, कोर्स ऑफ इरीगेशन कैनाल, ठीक है। इरीगेशन कैनाल के हम लोग जो मेरा कैनाल है उसमें हम लोग पैलेस करेंगे, ठीक है। वेयर द पर्कुलेशन ऑफ वाटर इज डिटेक्टेड, जो कि जो मेरा वहाँ से जो वाटर का जो पर्कुलेट का जो रेट है वो पूरी तरह से डिटेक्ट हो जाएगा, मतलब वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है असर्शन जो है ये आपका करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है जी। सेकंड देखिए क्या है, रीजन क्या है, द पर्कुलेटिंग वाटर इज इंटरसेप्टेड बाय ड्रेन एंड द वाटर इज कैरीड टू ए नेचुरल वाटर कोर्स, एकदम सही। जो बोला कि जो पर्कुलेटिंग वाटर जो है, जो मतलब वाटर पर्कुलेट कर चुका है, ठीक है, कैनाल के साइड स्लोप के थ्रू जो मेरा वाटर पर्कुलेट कर चुका है बाय ड्रेन के थ्रू, ठीक है, एंड द वाटर इज कैरिड ऑन द नेचुरल वाटर कोर्स, वो जो वाटर होगा
नेचुरल वाटर कोर्स में जाके मिल जाएगा, वही बोल रहा है। ठीक है, ये कि दोनों ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है, देखते हैं बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर इज ट्रू। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। बताइए, हु इज ए म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सोर्स। बताइए, सोर्स के अकॉर्डिंग इनमें से जो हम लोग क्लासीफाई किए गए हैं, इनमें से कौन है? इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, नॉन इंडस्ट्रियल, ऐसा नहीं हम लोग पढ़े हैं। रेसिडेंशियल रिफ्यूज एंड नॉन रेसिडेंशियल, ये भी नहीं पढ़े हैं। रेसिडेंशियल वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट ये पढ़े हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा करेक्ट देखा जाए तो हाउस रिफ्यूज, स्ट्रीट रिफ्यूज एंड ट्रेड रिफ्यूज, ज़्यादा करेक्ट मेरा ये है। ठीक है, पढ़े तो ये भी है, लेकिन ज़्यादा करेक्ट की बात किया जाए कि हाउ इज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सोर्स, सोर्स के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो मेरा हाउस इसका सोर्स हो गया, स्ट्रीट इसका सोर्स हो गया। ठीक है, ये आपका सोर्स हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछ रहा है, क्या होता है? हाँ, CaSO4 1/2H2O, लेकिन इसमें कहीं नहीं दिया गया CaSO4 1/2H2O। तो ये जो ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी है, CaSO4 1/2H2O। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, यहाँ 1/2 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। क्या क्या किसका पूछ रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ ए जॉइंट इज अ टेम्पोररी जॉइंट लिफ्ट बिटवीन ए सब्सिक्वेंट कंक्रीटिंग ऑपरेशन। बताइए कौन सा है जी? टेम्पोररी जॉइंट है, बताइए। एक्सपेंशन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट या फिर कंस्ट्रक्शन जॉइंट, बताइए कौन जॉइंट है इसमें से टेम्पोररी जॉइंट? बताइए। हम्म, इनमें से कौन, इसमें से कंस्ट्रक्शन मतलब क्या बोल रहा है? टेम्पोररी जॉइंट है, लिफ्ट बिटवीन ए सब्सिक्वेंट कंक्रीट ऑपरेशन। आप लोग देखे होंगे जब, जैसे आज हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, ठीक है, RCC रोड है, रिजिट पेमेंट हम लोग आज रात तक किए, रात तक शाम तक जहाँ तक हो पाया वहीं तक हो पाया, कल उसके आगे वाला आधा पार्ट छूट गया। तो वहाँ जो हम लोग जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, उस जो जॉइंट है वहाँ से हम लोग, वहाँ जो हम लोग जॉइंट प्रोवाइड करेंगे वो कैसा जॉइंट वहाँ पे होगा, बताइए। हम्म, बताइए, टेम्पोररी वर्क के लिए उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे जी? उसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, कंस्ट्रक्शन जॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्शन जॉइंट, ना कि कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। कंस्ट्रक्शन जॉइंट बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पोररी जॉइंट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज है करेक्ट आंसर। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसको बता दे क्या? ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं, ये नहीं बोलिएगा नहीं किए, किए। कैलकुलेट द नेट एरिया ऑफ ए टेंशन मेंबर। क्या होता है एरिया फॉर्मूला? बी माइनस एन डी इंटी टी, बी माइनस एन डी इंटी टी। तो ए नेट का एरिया बी माइनस एन डी, एन डी इंटू टी। ठीक है, और मेरा टोटल विड्थ कितना है? विड्थ जो दिया है कितना है जी? विड्थ 1000 है ना, विड्थ माइनस डी इंटू टी। ठीक है ना, 10 mm। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा। 780 mm, 780 mm इज करेक्ट आंसर। सीधे यहीं से पढ़िए नेट एरिया, ये नेट एरिया आधा पढ़िएगा तुरंत ऐसा क्वेश्चन को जो हम लोग पढ़े हुए हैं, और वो क्वेश्चन में आपका टाइम लग रहा है, इट मीन्स कि थोड़ा सा आप प्रैक्टिस में कमी किए हैं। ठीक है, तो ऐसा देखिए कि नहीं, थोड़ा सा आधा मतलब एक पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते आपको क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको माइंड में आ जाना चाहिए। ठीक है, तब आप टॉपर के श्रेणी में, और यार ये तो बैक हो गया, टॉपर के श्रेणी में आप आएंगे। ठीक है, बताइए द मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो फॉर अ प्लेन सीमेंट कंक्रीट एंड रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट अंडर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन। अच्छा, सीवियर है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर, माइल्ड मॉडरेट सीवियर, वेरी सीवियर एक्सट्रीम बताए थे ना। प्लेन के केस में कितना होता है? प्लेन के केस में मैक्सिमम वाटर, प्लेन के सीमेंट में वाटर सीमेंट रेशियो का वैल्यू प्लेन के हो गया कितना? 60। PCC के केस में क्या होता है? 60, 60, 50, 45, 40 होता है। ये PCC हो गया। RCC में क्या हो गया?
55 50 45 55 50 45 45 40 55 60 60 60 50 45 40 55 50 45 45 40 सही है 45 40। ठीक है, इस क्या पूछ रहा है? ये हो गया आपका माइल्ड, ये हो गया मॉडरेट, ये मेरा हो गया सीवियर, ये मेरा हो गया वेरी सीवियर, ये मेरा हो गया एक्सट्रीम। ठीक है, किसका पूछ रहा है देखिए तो, किसका पूछ रहा है? अंडर द सीवियर कंडीशन। ठीक है, सीवियर कंडीशन, सीवियर में किस में जाएगा? इसमें जाएगा, यही ना उठेगा जी। कितना होगा? 50 और 45। देखे तो 50 45 ऑप्शन में है, 50 45 ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया? सो बताइए। ये क्वेश्चन को हम लोग कितना बार किए हैं? ऐसा नहीं, इसका टेबल आप लोगों को मैं कितना बार बताया हूँ। इसका कि पीसीसी और पीसीसी आरसीसी का वाटर सीमेंट इससे क्या होता है, मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट कितना होता है, इसका कवर भी आप लोगों को मैं बताया हूँ, एक्सपोजर कंडीशन भी बताया हूँ, सारा चीज़ मेंशन है। आप वीडियो तो देखिए। तो आज का यहीं पे था इस क्वेश्चन। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम लोग इसी टाइम कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे में, जो कि बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो आज के वीडियो बस लेट थोड़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल, नमस्कार ऑल। ठीक है, और न्यू ईयर के लिए हैप्पी न्यू ईयर एडवांस के लिए जितने भी मेरे भाई लोग हैं। ठीक है।